संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो आज के पंचांग के बाद अब समय है सुप्रभातम में सुभाषित का। कहा गया है कि अच्छा सुनने और उससे सुनकर समझकर जीवन में व्यवहार के लिए अच्छे वचनों की सबसे पहले और सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और अच्छे वचनों का ही अपर पर्याय या दूसरा नाम है सुभाषित, जिसे सुनकर समझकर हम सदैव स्वयं जीवन में न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणिसंयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with learning and humanity, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. सुप्रभातम में अपक्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी विशेष प्रस्तुति का। जीवन में उमंग ही कला है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य और संगीत को विशेष महत्व दिया गया है। भारत पारंपरिक शास्त्र भारतीय नृत्य कला हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिबिंब है। नृत्य कला भारतीय विरासत में एक विशेष स्थान रखते हैं और अपने कलात्मक और ऐतिहासिक मूल्य के लिए संजोए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 9 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। आज हम भारत के इन्हीं शास्त्रीय नृत्य कलाओं में से एक भरतनाट्यम की जानकारी देंगे। भरतनाट्यम एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित नर्तकों की कला से उपजा है और इसे पूर्व में सादिर अथवा दासी अट्टम के रूप में जाना जाता था। यह भारत का ऐसा पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे मंच कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है। इसलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो 400 ईसा पूर्व का है उस पर आधारित है, जिसमें भावम अर्थात अभिव्यक्ति, रागम अर्थात संगीत, तालम अर्थात ताल या लय और नाट्यम अर्थात नृत्य शामिल होता है। वर्तमान समय में इस नृत्य शैली का मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। Historically, the word Bharatanatyam came into existence only in 1930s. उसके पहले इसी डांस संप्रदाय और इसी डांस शैली को
कर्नाटका में कर्नाटकम बोलते थे, आंध्र प्रदेश में आंध्र नाट्यम बोलते थे, और तमिलनाडु की जो स्टेट है वहाँ सदर बोलते थे। और इस शैली को जो प्रैक्टिस करने वाले थे वो देवदासीस थे, और नटुवन्नार कम्युनिटी का जो लोग होते हैं वो करते थे डांस, और वो भी मंदिर में करते थे। और मंदिर में जो भगवान होता है, जो देवता, उसके ऊपर उन्होंने पोइट्री और कॉम्पोजिशंस जो भी लिख के गा के डांस करते थे। पुष्पम समर्पयामि, वैसे ही नृत्यम समर्पयामि बोल के गर्भगृह में जो देवदासी डांसर्स थे वो नृत्य करते थे, एक्चुअली नृत्य करते थे। और जब पंडित संगीतम समर्पयामि बोलते थे, उस वक्त यही डांसर्स और उनकी जो फैमिली मेंबर्स जो गाते थे, वो लोग गा के भगवान को अर्पित करते थे। इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत चिदंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से आते हैं। भरतनाट्यम भारत के नाट्य शास्त्र जैसे कालजयी ग्रंथ में निर्धारित प्रस्तुति और सौंदर्य कला संबंधी सिद्धांतों पर आधारित हैं। तंजौर के 4 बंधुओं पौन्नैया, चिन्नैया, शिवनंदम और वेदिवलु बंधुओं द्वारा तैयार किया गया था। भरतनाट्यम में नृत्य भावात्मक नृत्य और नृत्य की उच्च रूप से विकसित भाषा है जो कथा को व्यक्त करती है। इसके विषयों की एक व्यापक श्रेणी है जो मानवीय और ईश्वरीय प्रेम जैसे विषयों को समाहित करती है, और सामान्यतः इन्हें श्रृंगार और भक्ति के शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी नृत्य गायन प्रस्तुति में कम से कम एक गायक, एक मृदंग वादक और एक बांसुरी अथवा वायलिन अथवा वीणा वादक शामिल होता है। इस समूह में एक नट्टू वनर अथवा नृत्य निर्देशक भी होता है जो पीतल के मजीरों की जोड़ी को बजाते हुए नृत्य शब्दांशों को गाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में भरतनाट्यम नृत्य कला को विशेष महत्व दिया है। संक्षेप में कहा जाए तो भरतनाट्यम एक बहुआयामी कला रूप है जो दार्शनिक गहराई, सांस्कृतिक महत्व और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस प्रस्तुति के साथ ही अभी सुप्रभातम में समय हो गया है एक अल्प विराम का। हम जल्दी ही लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सुप्रभातम में अब क्रम है स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी प्रस्तुति का। सुबह के समय सिरदर्द होना और लगातार तेज सिरदर्द होना, यह सिरदर्द कहीं मस्तिष्क में रसौली का ब्रेन ट्यूमर यानी मस्तिष्क की रसौली मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली गांठ है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे रसौली का आकार बढ़ता है, आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बनने लगता है
और उनके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। इसकी वजह से व्यक्ति को कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और समस्याएं भी हो सकती हैं। स्कल है हमारा, स्कल के अंदर ब्रेन होता है। अगर उसमें अगर कोई चीज़ जैसे सूजिश आ गई, और सूजिश का मतलब हम ये समझते हैं कि वहाँ पर कोई ग्रोथ हो गई है, जिसे हम कहते हैं नियोप्लेजिया, मतलब उसमें ट्यूमर एक नई ग्रोथ हो रही है, तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। दो तरह की होती है, एक बेनाइन होती है यानी कि वो नहीं फैलता है, एक बार निकाल दिया जाए तो वापस नहीं आता है। दूसरी होती है मैलिग्नेंट वैरायटी होती है, जिसका मतलब एक बार हम निकाल दें तो उसको फिर से वापस आने की उम्मीद रहती है, तो इसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आमतौर पर दिमाग से रिलेटेड जितने भी ट्यूमर्स होते हैं उसका हमें एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है, बस ये हो जाती हैं तो वक्त पर आपका इसका डायग्नोसिस और फिर निदान करना है। जब रसौली यानी ट्यूमर सौम्य या घातक है, उसके बढ़ने की दर में अंतर हो सकता है। जब सौम्य या घातक ट्यूमर बढ़ते हैं तो मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ता है, इससे मस्तिष्क को क्षति हो सकती है और ये जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहले मरीज को सिर दर्द हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, कमज़ोरी आ सकती है किसी शरीर के हिस्से में, सुनपना आ सकता है। सिर दर्द है और वक्त के साथ, टाइम के साथ वो दर्द बढ़ती जा रही है, सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, दौरे पड़ते जा रहे हैं, शरीर में कहीं सुनपना आ रहा है, वीकनेस आ रहा है। इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज़ है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसे केस में इसको हम रेड फ्लैग या डेंजर साइन कहते हैं कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। आवश्यक है कि मस्तिष्क की रसौली के लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए। इलाज की आधुनिक विधियों द्वारा रोगी को ठीक कर उसका जीवन सामान्य बनाया जा सकता है। हम मरीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे अच्छा हमारा मॉडलिटी आज के तारीख में एमआरआई है, तो हमारे को वो एमआरआई एग्जैक्टली बता सकता है कि कहाँ पर ट्यूमर है, किस लोकेशन में है, कितना साइज़ है, क्या रिलेशन है बाकी के ब्रेन स्ट्रक्चर्स के साथ। ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो गया तो वहाँ से हम बहुत एमआरआई देख कर कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि किस तरह का ट्यूमर है। बहुत छोटे साइज़ है, बेनाइन ट्यूमर है, उसको हम सिंपल रेत से, जिसे हम गामा नाइफ कहते हैं, गामा रेत से भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा ट्यूमर है और कैंसर होने के चांसेस हैं तो हम उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। फिर निकालने के बाद उसकी जांच होती है। जब जांच करते हैं तब हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि किस टाइप का ट्यूमर है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। कहने का मतलब नहीं फैलने वाला है या कैंसर है, तो उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। यदि आपको सुबह के समय सिर दर्द होता है, सिर दर्द लगातार रहता है और सिर दर्द की तीव्रता बढ़ती जा रही है, तो इसे माइग्रेन का दर्द मानकर दवा न लें, न ही नजरअंदाज करें। तुरंत एक चिकित्सक को दिखाएं और ये जान लें कि कहीं ये मस्तिष्क की रसौली का लक्षण तो नहीं है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। शक्नोति जीर्णः खलु धर्ममाप्तुं कामोपभोगेष्वगतिर्जरायाः अतश्च यूनः कथयन्ति कामान् मध्यस्य वित्तं स्थविराय धर्मम। जी हाँ, धर्म, वित्त, यौवन आदि के लिए विशेष दशा और दिशा की होती है आवश्यकता, पर योग अपनाने के लिए, योगासनों को कुशलता से करने के लिए किसी विशेष उम्र या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। तो अब देर भला किस बात की, जान लेते हैं कि क्या है विशेष हमारी योग की प्रस्तुति में आज। ऑफिस में लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर जब आप काम कर रहे हैं तो ये जकड़न बन रही है, जो आके जाकर अकड़न बन जाती है और एक बीमारी का रूप ले लेती है। जानते हैं कंधों को, बैक को, पीठ को, गर्दन को कैसे हम खोल कर रखें, इसके जॉइंट को फ्री रखें। सबसे पहले हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को पूरा नीचे स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसे 5 से 10 बार करिएगा। इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच करेंगे और पूरा नीचे स्ट्रेच करिएगा। धीरे धीरे ऊपर देखिएगा और हाथों को पीछे खींचिएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इसे भी 5 से 10 बार आप दोहरा लीजिए। अब करेंगे बैक में कैसे स्ट्रेच करें। हाथ को पीछे ले जाना, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए यहीं पर रुकेंगे। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। यही दूसरे हाथ से भी कर लेना। इसके बाद दोनों हाथों को सामने रखेंगे, उंगलियों को कंधे पर और रोटेशन करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए, ताकि हमारा ध्यान
अपने साथ रहे। इसे रिवर्स भी कर लेंगे और हम करेंगे हाथों को नमस्कार मुद्रा में मूवमेंट। दोनों हाथों को नमस्कार करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों को सामने लाएंगे, एल्बो को भी मिला लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी तरह से आगे हम अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके बहुत अच्छा खिंचाव देंगे। धीरे से वापस आएंगे, इसे टर्न करके खिंचाव देंगे। हर बार 3 से 4 सेकंड रुकिएगा और धीरे से वापस आएंगे। हाथों को सर पर लेकर ऊपर भी स्ट्रेच कर लेना, पाम को ऊपर करके भी स्ट्रेच कर लेना। हर बार 5 से 10 सेकंड रुकने की कोशिश करना। इस तरह से हमारे कंधों की जकड़न निकल जाएगी, मांसपेशियां लचीली हो जाएंगी और आप ऑफिस में लंबे समय तक अच्छे से काम कर पाएंगे। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे पूरे शरीर का ध्यान रखना तो है ही, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक तो धूप में चलें। कम से कम आधा घंटा धूप में चलना ज़रूरी है। पीठ के ऊपर धूप लेनी ज़रूरी है। विटामिन डी नेचुरल सोर्स का जो है वो बॉडी में जाना ही चाहिए। पानी जो हम पीते हैं उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो शरीर को डिटॉक्स करता ही है, पूरे बॉडी को संभालता है पानी। और पानी के अंदर स्लाइस नींबू की हो, थोड़े तुलसी के पत्ते हो, थोड़े पुदीने के पत्ते हो, ऐसा पानी हो और वो पानी दिन भर में पीते रहें तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा गरम तेल की जरा मालिश कर ली जाए पूरे शरीर में, बहुत फ़ायदा करेगा। स्नान करते वक्त अपने ही हाथ से जरा तेल की अच्छी मालिश कर डालो और फिर स्नान करो गुनगुने पानी से। ठंडे पानी से करोगे तो और भी अच्छा है, बहुत फ़ायदा है। ज़रूर देखना है कि हम सोए अच्छा, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी शांत नींद कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी हमारे बॉडी में, और इसीलिए उसको महत्व दें। यूँ मत समझे कि नींद लेना मतलब कि आलस, टाइम वेस्ट, ये बात नहीं है। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान दें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार। योग की प्रस्तुति के बाद अब क्रम है संस्कृत पाठशाला का, जहां आप दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का भी अभ्यास कर लेते हैं। इसी अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में आज कुछ और वाक्य सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां नूतन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ नए संस्कृत वाक्यों की ओर। वाक्य यदि हो आप कहाँ थे, तो इसके लिए कहेंगे भवान कुत्र आसीत। भवान कुत्र आसीत। मैं पार्क में था। इसके लिए कहेंगे अहम उद्याने आसम। अहम उद्याने आसम। उद्यान शब्द संस्कृत का शब्द है जो पार्क के लिए प्रयोग होता है। इसके लिए वाटिका या और भी बहुत सारे शब्द उपलब्ध हैं। मैं वह बहुत चाहता हूं। मैं वह बहुत चाहता हूं। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे तद अहम बहु इच्छामि। तद अहम बहु इच्छामि। यदि वाक्य हो कितनी शर्म की बात है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कियत लज्जास्पदम। कियत लज्जास्पदम। यह मेरी गलती नहीं है। इसके लिए कहेंगे एषः मम दोषः न। एषः मम दोषः न। मेरा तो ऐतराज नहीं है। मम तु आक्षेपः नास्ति। मम तु आक्षेपः नास्ति। वाक्य यदि बनाना हो वह तुनक मिजाज का है, तो कहेंगे सह शीघ्र कोपी अस्ति। सह शीघ्र कोपी अस्ति। ऐसे गंभीर मत होइए। एवं गंभीरः मा भवतु। ठीक समय पर बता दिया। इसका संस्कृत बनेगा युक्ते समये सूचितवान। युक्ते समये सूचितवान। वाक्य यदि बनाना हो वह बहुत बकबक करता है, तो कहेंगे सह बहु जलपति।
सह बहु जलपति। जलपति अर्थात बहुत बोलता है, बहुत बड़बोला है। यह तो उड़ती खबर है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एषा केवलम किम वदंती अस्ति। एषा केवलम किम वदंती अस्ति, कुछ नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमपि न भविष्यति। किमपि न भविष्यति, ऐसे ही आ गया। एवमेव आगतवान। एवमेव आगतवान, भला बेकार ही क्यों जाएं। विना कारणम किमर्थम गंतव्यम। विना कारणम किमर्थम गंतव्यम, आपको क्या परेशानी है। भवतः किम अस्ति कष्टम। भवतः किम अस्ति कष्टम, आपकी बात सही है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे भवतः वचनम सत्यम। भवतः वचनम सत्यम, मेरी बात कौन सुनता है। मम वचनम कः शृणोति। मम वचनम कः शृणोति, क्यों इतनी चिंता करते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम एतावती चिंता। किमर्थम एतावती चिंता। मित्रों, ये कुछ और वाक्य हमने आज सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करके आप अभ्यास करते रहिए। कुछ और नए वाक्यों या नए विषयों को लेकर पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनर्मिलामः। तो संस्कृत पाठशाला की इस विशेष कक्षा के बाद आज के लिए सुप्रभातम में बस इतना ही। कल फिर नवप्रभात की वेला में सुप्रभातम की नई प्रस्तुतियों को लेकर हम होंगे अवश्य ही आप सभी के समक्ष उपस्थित। इस उद्घोष के साथ एक विशेष रिपोर्ट के साथ हम छोड़े जा रहे हैं आप सभी को। हमें दीजिए अनुमति। नमोस्तु सर्वेभ्यः। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक शहर आधारित स्टार्टअप वृद्धि टेक्नो फार्म्स भारत के मछली उद्योग में तकनीक को अपना रहा है। उद्देश्य मछली की बिक्री से कहीं अधिक अपने स्वास्थ्य और खाद्य चक्र के बीच की खाई को पाटने का है। हमने ये फिश चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ा हुआ है और ये स्टार्टअप उसी बिहाफ पे है, जिस बेसिस पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NFDB के थ्रू उनसे अप्रोच की। उन सबको उन्होंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सराहा, काफ़ी सपोर्ट दिया। और क्योंकि इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और ये दो चीज़ों को सॉल्व करता है प्रॉब्लम। एक है कि हमारा जो नींव है वो रूरल एम्पावरमेंट ऑफ फार्मिंग और अर्बन हेल्थ, ये दोनों चीज़ को बैलेंस करते हुए इस फूड चेन को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। ये कोशिश खाद्य प्रदूषण से मुक्त एक स्वस्थ पीढ़ी बनाने की है। इस कोशिश को साथ मिला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिससे न केवल उन्हें सब्सिडी मिलती है बल्कि एक्वा फार्मिंग और मछली विपणन के बारे में ज्ञान साझा करने से उन्हें अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में भी मदद मिली है। Where the fish is sourced direct from the farmers in the farm, and they will be doing a primary quality check over there, and it will be loaded, and then it will be comes to our processing unit at 0 to 4 degrees Celsius by using insulated boxes. So once it reaches our processing unit, we will be inverting the fish. We will be doing the organoleptic and the chemical analysis of the fish like ammonia, formalin, physical tests like gills, and then odor, and then texture of the fish, scale, so etc. We will be checking, and then once it all get shortlisted and it once get checked box or ticked off, we will be inverting the fish inward. वृद्धि टेक्नो फार्म्स तमिलनाडु और केरल के विभिन्न हिस्सों के मछुआरों से सीधे रसायन मुक्त मछली की किस्में मंगवा रही है। कोयम्बटूर के कलापट्टी में अपनी प्रसंस्करण इकाई में वे अपने उत्पाद की स्वच्छता और ताजगी की पुष्टि करने के बाद उसे साफ करते हैं और फिर घर घर पहुंचाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट सीधे मछुआरों से खरीदारों तक उपलब्ध हो रहे हैं। इससे मछुआरा समुदाय तो लाभान्वित हो ही रहा है, ये भी सुनिश्चित हो रहा है कि ग्राहक ने पौष्टिक मछली उत्पाद खरीदे हैं। कोयम्बटूर से हरिहरन की रिपोर्ट, DD न्यूज।